अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफर हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। जैसा कि आपने सुन ही लिया है, पीडीएम के जलसों की वजह से हुकूमत और अपोजिशन में इस वक्त ठन चुकी है। सिंध गवर्नमेंट में एक दौरा मयार ज़रूर नज़र आता है कि एक जानिब आप NCOC में शामिल होते हैं, वहाँ पर बैठ के फ़ैसले तस्लीम भी करते हैं, ख़ुद अपनी हुकूमत जहाँ सिंध में है वहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के SOPs नाफिज करने की तैयारी भी करते हैं, इश्तिहारात भी चलाते हैं, आवाम को हिदायत भी करते हैं कि इज्तिमात से गुरेज़ किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब PDM के जलसे बंद करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। इसके साथ साथ एक और जो चीज़ देखने में आ रही है वो हुकूमत की जानिब से है, वो ये कि उन्होंने भी कुछ हिकमत अमली ऐसा लग रहा है कि बदल ली है और अब वो थोड़ा सा ताकत का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जलसा गाह को कल सील कर दिया गया था, कंटेनर्स लगाकर, गिरफ्तारियों की भी खबरें थी और उसके बाद आज सूरत हाल ये दरपेश हुई है कि PDM के कारकुन, खास तौर पर जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शामिल हैं, चूँकि वही इस जलसे को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो मुल्तान में होने जा रहा है, तो जनाब उन्होंने भी आज धावा बोल दिया और रुकावटें हटाकर वो जलसागाह में दाखिल हो गए और उन्होंने कहा कि जी ये अब यहाँ पर हमारा कब्जा है। सूरत हाल इस तरह तसादुम में तब्दील होती नज़र आ रही है कि वो जलसा जो कुछ दिन बाद होना था उसके असरात अभी से नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये सारी सूरत हाल किसके मफाद में जाएगी और क्या जोर ज़बरदस्ती करके हुकूमत जलसा रोकने में कामयाब हो जाएगी या नहीं, और इसका फ़ायदा या नुकसान किसके हक़ में जाएगा, ये सारी चीज़ें वो हैं जिन्हें डिस्कस हम आज करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और इमरान साहब, जैसे कि हम कल भी इस पर हमने काफ़ी गुफ्तगू की और जो आपकी अपनी ख़बर भी थी वाक़फ़ान हाल की, उसका हमें इस वक्त अमली मुज़ाहरा भी होता नज़र आ रहा है। लेकिन आप समझते हैं कि ये तसादुम हुआ अगर तो जिम्मेदारी किस पर होगी? क्या ये ऑपोजिशन तसादुम पर तुली हुई है या हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, ये जो जारखाना सियासत है ना, ये पीपल्स पार्टी का एक हादसा रही है हमेशा से। अब भी आप देखें मुल्तान में, एक तो ये कि पीपल्स पार्टी ही इस जलसे की मेज़बान भी है, दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने ये वहाँ पे अपनी ताकत का मुजाहरा भी करना है। पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि जी हम ये जलसा ज़रूर करेंगे। PDM की जमातें इस बात पे बज़ीद हैं कि हमने ये जलसा ज़रूर करना है। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने ये कहा कि हम नहीं जलसा करने देंगे, आपको इजाज़त नहीं देंगे, उन्होंने इजाज़त भी नहीं दी। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये जलसा होगा और एन टाइम पे क्या होगा, एन वक्त पे यही होगा कि बादू नज़र में ऐसे ही लगता है कि नहीं होगा, जलसा होगा। हुकूमत भी फिर कहेगी, यानी कि तहरीरी तौर पे तो इजाज़त नहीं होगी, लेकिन हुकूमत इनको अपने हाल पे छोड़ देगी, जो बज़ाहिर नज़र आता है। क्योंकि हुकूमत ने तमाम देखें वहाँ पे ताले लगा के देख लिया, कंटेनर खड़े करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, गिरफ्तारियाँ करके देख ली, और इतलात तो ये हैं कि जिन लोगों ने उन्हें टेंट दिए थे उन पे भी FIR हो गई। एक जो खाने दे रहे हैं उन पे भी उन्होंने शायद FIR की। ये सारी इतलात हैं। तो मसला ये है कि हुकूमत ने अपनी तरफ से तो हर काम करके देख लिया, अब अगर वो उनको रोक नहीं पाए तो फिर अल्टीमेटली जलसा होगा। अब आती हूँ आपके सवाल की तरफ। दूसरा जो मामला था कि जी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है, मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी हुकूमत और अपोजिशन दोनों पे आयद होती है। हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि दोनों ने ही वो अना का मसला बना लिया और दोनों बज़ाहिर तो उसको कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं घोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ना, यानी वो सिर्फ एक उस काम के लिए दोनों कह तो रहे हैं लेकिन अमलन दोनों तरफ से कुछ नहीं हो रहा। दोनों अपनी अपनी अना पे अड़े हुए हैं और वो पिसेंगे अवाम। और कैसे पिसेंगे मैं जरा आपको सुनवाना भी चाह रही हूँ। अब्दुल कादिर गिलानी साहब, जो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ हैं, वो तो ये तक भी कह रहे हैं कि ठीक है जनाब, फिर अगर आपने यूज़ ऑफ फोर्स करना है तो फिर हमारे पास भी ताकत है। तो हिलाली साहब, फिर आप समझते हैं कि यूज़ ऑफ फोर्स दोनों तरफ से अगर होगा तो ये कोई सूरत हाल कोरोना से बच पाएगी? और फिर आज तो हम देख रहे हैं जैसे अभी भी लोग जमा हैं, अभी भी सब कुछ हो रहा है, तो फिर फायदा क्या हो रोकने का धौंस धांधली से, ताकत से? ये अजीब सी हुकूमत है। एक तरफ से इन्होंने बैन किया है जलसे को, डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त नहीं दी और बैन किया है, और साथ साथ इजाज़त भी दे दी है। अब आप कैसे कर सकते हैं भाई? आप बैन भी कर सकते हैं और इजाज़त भी दे सकते हैं। ये मतलब क्या है आपका? इसके मतलब यही है कि आप चाहते हैं कि एक लड़ाई हो, आप चाहते हैं कि लोग कहें कि ये सीरियस नहीं है बैन पे,
तो अगर आप सीरियस नहीं है बैन पे तो आपने बैन क्यों किया? और अगर आप सीरियस हैं तो इनको ताले तोड़ के अंदर वेन्यू में आने क्यों दिया? ये किस किस्म का डिसीजन है? अब मैं आपको बताता हूं, ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ये पीडीएम चाहती है कि गड़बड़ हो, वो चाहते हैं कि थोड़ा सर पकड़ धकड़ हो। वो क्या पता, वो शायद ये भी चाहे कि एक दो लाशें भी ये हो जाएं, खुदा ना करे मगर कोई मारा भी जाए। इसलिए फिर कहेंगे देखा ये है तुम्हारी हुकूमत, ये हमारी जमहूरी हक को रोक रहे थे और देखिए उन्होंने उसको मार दिया बेचारे को। और इधर ये खत्म नहीं होगा। आप देखेंगे कि अगर ये जलसा एक्चुअली मटेरियलाइज करेगा तो और भी कदम होंगे। आप देखेंगे बिजली काटेंगे, शायद पानी भी डाल दें। ये क्या तरीका है? ऑनेस्ट टू गॉड आई डोंट अंडरस्टैंड। मगर मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं नहीं समझता हूं कि एक अफसर का ये कसूर है। ये पूरे जो ये लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं इस प्रोविंस का, उनका कसूर है। ठीक, तो आपको लगता है कि कमजोर फैसला है और कमजोर ही तरीके से उस पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साहब भी मौजूद हैं और सिंध में ज़ाहिर सूबाई वजीर भी हैं, तो ज़रा उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं। शुक्रिया आपका सईद गनी साहब, आपने वक्त दिया। गनी साहब, ये बड़ी तनकीद ज़ाहिर बन रही है इस वक्त कि पीपल्स पार्टी का एक दोहरा मयार नजर आ रहा है। एक जानिब आप लोग सिंध में जो आपकी गवर्नमेंट है वो लोगों को हिदायत कर रही है कि जी कोरोना के बड़े खतरात हैं, मसले मसाइल हैं, तो जी आप लोग एहतियात करें। दूसरी जानिब आप बाकी मुल्क में जो है वो सूबे करने के लिए लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं कि जी आए जलसों में शिरकत करें। तो ये दोहरा मयार क्यों है? नहीं, देखिए जो जलसे भी हो रहे हैं, अगर हमने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज की भी है तो उसमें हमने वो जो SOPs हैं उसको फॉलो करने की कोशिश पूरी की है। हमने कराची में एक रैली की थी, उसमें हमने हजारों जो है वो मास्क तकसीम किए। जो PDM का जलसा कराची में हुआ उसमें हमने तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जो है वो मास्क वहाँ तकसीम किए लोगों में। इसी तरह अगर मुल्तान में जलसा जब हम करेंगे 20 को, तो प्लान यही है कि 1 लाख से ज्यादा जो है वो मास्क लोगों में तकसीम करेंगे। कोशिश होगी कि SOPs को फॉलो किया जाए। सईद गनी साहब, आप बड़े अवामी आदमी और हमेशा अच्छी बात करते हैं, हवाई बातें नहीं करते, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि सिर्फ मास्क तकसीम कर लेने से आपकी या PDM की जिम्मेदारी पूरी हो गई है? मैं ये समझता हूँ कि एहतियात बिल्कुल करनी चाहिए। मैं इस पर बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जी हमें जलसे करने, बिल्कुल हम बाला-ए-ताक रख दें, सारे SOPs को जलसे करते करें। हमें बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। जो लोग आते हैं उन्हें रहनुमाई भी हमें देनी चाहिए और उसके साथ साथ कोशिश उन पर करनी चाहिए कि वो फॉलो करें। लेकिन ये प्रॉब्लम तो फिर आपके हर शोबे में है ना। अगर जलसे ना भी करें और ये जो एक नैरेटिव हुकूमत का है, अगर इसको हम मान भी लें और हम ये ना करें, तो उसके बाद फिर आपके जो बाकी सेक्टर्स हैं जहाँ पर SOPs को फॉलो होना चाहिए, जो वज़ीर-ए-आज़म बंद नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ भी प्रॉब्लम तो यही है। तो क्या सिर्फ इस बुनियाद पर कि चूंकि SOPs फॉलो नहीं होंगे, लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म किसी और शोबे को बंद करेंगे जो वो बंद नहीं करना चाहते हैं, जो पहले भी नहीं करना चाहते थे, अब भी नहीं करना चाहते? एक फर्क है जो पहला फेज आया था उसमें और इसमें, कि उस वक्त हमें किसी चीज का नहीं पता था कि कोविड से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो चीजें हमारी समझ में आ गई हैं, उससे बचने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं वो कुछ समझ में आ गए हैं। तो पहले फेज के मुकाबले में दूसरे फेज में जब ये कोविड बदकिस्मती से बढ़ रहा है तो अवेयरनेस थोड़ी सी ज्यादा है। आपकी बात अपनी जगह सही है, चीजें समझ तो आ रही हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी लोग शिकार तो हो रहे हैं ना गनी साहब। लेकिन बहरहाल कोरोना से हटकर एक चीज और जरूर आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आसिफा भुट्टो खिताब करने जा रही हैं जलसे में और इसको लेकर के भी काफी बात हुई है। क्या वजह है आसिफा को लॉन्च करना पड़ रहा है पीपल्स पार्टी को? क्या बिलावल की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है आप लोग? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इससे कोई ये तासुर, मुझे भी पता किसने दे दिया कि बिलावल साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। आसिफा बीबी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेती है और वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज करती रहती है। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस का जलसा है, हमारा इवेंट है
और उनकी ख्वाहिशें, सबकी ख्वाहिश होती है। और ये मैं बता दूं कि योम तासीस के खासतौर पर जो जलसे हमारे होते हैं मुल्क के किसी शहर में भी हो, पूरे मुल्क से पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, जो कारकुन है, वो उसमें आते हैं। तो आसिफा साहब अगर आ रही है तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। बिलावल साहब मैं समझता हूँ बड़े जबरदस्त तरीके से लीड कर रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें उनका एक बड़ा नाम है, वो बड़े जबरदस्त तरीके से चला रहे हैं। अच्छा गनी साहब, लास्टली ये भी बता दीजिए, अब्दुल कादिर गिलानी साहब को हमने भी सुना, वो कह रहे थे कि अगर हुकूमत यूज ऑफ फोर्स करेगी तो फिर हम बताएंगे नहीं हम क्या करेंगे, हम फिर करके दिखाएंगे कि हमारे पास भी ताकत है। तो ये क्या, ये धमकी है, थ्रेट है आप लोग कर रहे हैं कि जी फिर बराह रास्त तसादुम होगा? देखिए, तसादुम हम नहीं चाहते, तसादुम की तरफ हुकूमत जा रही है। अब अगर एक सियासी एक्टिविटी है, इतने जलसे हुए, मुझे बताइए खुदा न खास्ता कि खून खराबा हुआ, कि कोई पत्थर किसी ने मारा हो, कोई शीशे टूटे हों, हर चीज पीसफुल हो रही है। और हैरत इस वक्त होती है जब पीटीआई जैसी जमात जो है वो ये कहे कि जी जलसे नहीं होने चाहिए, हम गिरफ्तारियां कर लेंगे, हम ताले लगा देंगे, तो ये बेनामुनासिब बात है। अगर वो ये करेंगे तो जाहिर है कि अपोजिशन की सियासी जमातों का इतना तो इख्तियार और हक होना चाहिए कि वो अपना जो एक आईनी उनका हक है कि पीसफुल एक जलसा करें, मुजाहरा करें, रैली करें, जुलूस करें, वो करें। और इस वक्त हुकूमत चाहती है कि पीडीएम की जो अवामी तहरीक है उसको नाकाम बनाए, तो जाहिर है हमारा ये हक है कि हम हुकूमत की उन साजिशों को नाकाम बनाए। तो उसके लिए अगर वो रास्ते बंद करेंगे, वो रुकावटें खड़ी करेंगे, तो जलसे में आने के लिए पीपल्स पार्टी के कारकुन हो, नून लीग के कारकुन हो या पीडीएम की किसी और जमात के कारकुन हो, वो रुकावटों को तोड़ेंगे और जलसे में आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सईद गनी साहब। ये लोग तो डटे हुए हैं, तुले हुए हैं, अब आप ही बताएं फिर इसका क्या आपको हल फाइनल नजर आ रहा है? मुझे तो इस पूरे इनके साथ हमारी जो गुफ्तगू हुई है ना, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी है कि उन्होंने कहा कि जी अब पहला फेज था तो हमें कुछ समझ नहीं थी, अब दूसरे फेज में हमें सारी समझ आ गई है। अब तो कोई नहीं मर रहा वैसे, है ना? कैसे अब ना कोई मर रहा है ना कोई शिकार। गुजारिश ये है कि समझ आ गई है तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिनसे कोरोना के मजीद फैलने का खतरा हो। अच्छा, मेरा कहना हरगिज नहीं है कि अपोजिशन जलसे ना करे, जी जरूर करें, लेकिन अगर आप एसओपीज पे अमल कर सकते हैं तो। अभी हमने जो शुरू में असद उमर साहब का क्लिप दिखाया था जिसमें आपने देखा है उसमें भी एसओपीज पूरे नहीं थे, उसमें भी बहुत सारे लोग बगैर मास्क के बैठे हुए थे, कोई 3 फुट का फासला नहीं था। यानी जो छोटी सी गैदरिंग है, खुद हुकूमती वुज़रा जिसमें वो मैनेज नहीं होती तो इतने बड़े जलसे कहां से मैनेज होंगे? ये हजारों या लाखों के मजमे कैसे मैनेज? बिल्कुल ठीक है। और मास्क, अगर आप हिलारी साहब, मास्क ना होना तो मसला है नहीं कि जी मास्क हमने दे देंगे तो चले जी मसला हल हो जाएगा। मास्क तो अभी भी अवेलेबल है, अब तो सस्ते मिल जाते हैं आराम से। मसला तो ये कि कोई पहन नहीं रहा। देखिए, एक और चीज थोड़ा सोचिए, ये कौन आ रहे हैं इस जलसे पे? हर एमपीए को कहा गया है कि तुम 2 या 3 बसें भर के हारी जो हैं तुम्हारे हारियों को उसके अंदर ठोसो और उन बसों को ले जाओ मुल्तान। ये किस्म के लोग आ रहे हैं जो समझ भी नहीं सकते हैं कि क्या कह रहे हैं लोग उस फंक्शन पे, नंबर 1। दूसरी बात, इनको आप डिसिप्लिन करेंगे, ये मास्क पहनाएंगे, इनको कोई किस्म का डिस्टेंसेस, इनको पता है कोई किस्म के डिस्टेंसेस क्या होते हैं? मैं कहता हूं thousands will be infected, hundreds will get sick and dozens will die eventually। ये होगा इस किस्म के जलसे से, और फिर भी ये लोग मानते नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जो क्राउड है, ये इनको गुस्सा भी आ जाएगा जो हरकतें इन्होंने करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजली काट दो, एक जनरेटर, छोटा जनरेटर को नहीं आने, बड़े जनरेटर को नहीं आने दिया, छोटा जनरेटर को आने दिया, फिर फ्लडिंग भी कर लें, क्या पता वो पुराने ज़माने में सांप भी फेंकते थे। अब आप देखेंगे, देखिए हुआ ये है इधर कि ये मूसा जिलानी एक मैंने गिलानी खड़ा हुआ था, वो हार गया भाई। नोबडी न्यू मूसा गिलानी। अब आप उसको अरेस्ट कर लिया, वो एक दिन में वो जेल से आ गया, अब हर घंटा उसको कोई चैनल इंटरव्यू कर रहा है, वो तो हीरो बन गया है। ये किस किस्म के लोग हैं? दे डोंट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ना ऑफ द पीपल और ऑफ अ क्राउड।
मैं तो कहता हूँ तो आप मायूस हैं, बल्कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि लोग मेंटेन नहीं रखेंगे, आधे से ज्यादा लोग उस क्राउड में तो उस पे बिलीव ही नहीं करेंगे कि कोरोना एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। ये भी हमारे यहाँ बड़ा मसला है। बहरहाल चले जनाब, इसी पॉइंट पर एक ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से आते हैं तो एक और बहुत अहम इशू है जिसके हवाले से आज हमें बात करनी है। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक डिबेट चल रही है। अगरचे कैटेगोरिकली हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के थ्रू, दफ्तर ख़ारजा के थ्रू सामने आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये डिबेट चल रही है। ये डिबेट क्यों चल रही है और आखिर इसकी वजह क्या है, इसराइल और ईरान में क्यों ठन गई है, खित्ते से जुड़ी बहुत सी अहम खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले कुछ अरसे में बार बार हम ये डिबेट भी देखते हैं, ये सवाल भी देखते हैं जो वज़ीर आज़म से भी किया जाता है, वज़ीर ख़ारजा से भी किया जाता है कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, क्या पाकिस्तान का जो दरीना मौक़िफ़ है उसमें कोई तब्दीली आने वाली है। अगरचे दोनों ही जानिब से दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी, वज़ीर आज़म की जानिब से भी कैटेगोरिकली इस पर बार बार कहा गया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे, ऐसा हम कर ही नहीं सकते जब तक कि फ़लस्तीन को मुनसिफ़ाना हल नहीं मिल जाता अपने मसले का, उस वक्त तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे इस्लामी मुल्क आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को तस्लीम करते चले जा रहे हैं और ये भी खबरें आती रही हैं कि शायद पाकिस्तान पर भी कहीं ना कहीं से देखा अनदेखा कोई प्रेशर या फिर इंसेंटिव्स, लालच कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को घेरे हुए हैं। इसके बावजूद भी वज़ीर आज़म ने अभी रिसेंट अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि पाकिस्तान पर कोई प्रेशर नहीं है, हम इसराइल को तस्लीम नहीं करने वाले। हिलाली साहब, फिर क्या वजह है कि बार बार ये डिबेट चल रही है, कहीं ना कहीं से ये सवाल बार बार उठ रहा है? आप समझते हैं कि कोई है जो ये चाह रहा है कि इस पर बात होनी चाहिए कि जनाब हमें इसराइल को तस्लीम करने के लिए कोई रियलिटी वाला रैशनलाइज पॉइंट ऑफ व्यू समझने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है जो इन्होंने कहा है कि प्रेशर नहीं है, मैं समझता हूँ प्रेशर है। और मैं आपको बताता हूँ प्रेशर हर वक्त रहा है। अमेरिका से प्रेशर रहा है और अब सऊदी अरेबिया से प्रेशर है। यूएई पता नहीं वो प्रेशर है कि नहीं, मगर सऊदी अरेबिया से ज़रूर है। नहीं होता तो क्यों हम फ़िक्रमंद क्यों हैं कि हमारे वर्कर्स को निकाल देते सऊदी अरेबिया से? हम फ़िक्रमंद क्यों हैं कि ये जो है हमारा $1 बिलियन क्यों मांगा गया था हमारे से और क्यों हमें जाके फ़ौरन चीन से लेना पड़ा और उनके वापस किया? क्यों? और क्यों हमें कहा गया है कि हमारे को पेट्रोल क्रेडिट पे नहीं लग रहा है? क्यों? कौन कहे? बिल्कुल प्रेशर है, प्रेशर नहीं है। मैं तो कहता हूँ ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग का मकसद ये है जब लोगों को पता है कि हमने एक स्टांस लिया है और हमारा एक प्रिंसिपल स्टांस है। हमने क्यों लिया ये स्टांस? हमने इसलिए ये स्टांस लिया कि हमने पूरी दुनिया ने स्टांस लिए। इसमें 2 स्टेट सोल्यूशन है, एक पैलेस्टीनियन स्टेट होगा और एक इजरायली स्टेट होगा। और वो पैलेस्टीनियन स्टेट वो नहीं होगा कि हर जगह इजरायली सेटलमेंट्स हो, मॉथ ईटन पैलेस्टाइन नहीं होगा। वो पैलेस्टाइन होगा जो फ़लस्तीनी खुद PLA उसको मानता है। वो होगा स्टेट जो हमने कहा है कि अगर वो फैसला हो तो फिर हम इजराइल को मानेंगे। दूसरी बात यह है कि आप मुझे बताएं, अगर आप अपना वादा से हट गए तो आप इंडिया को क्यों कहते हैं कि तो वो अपना वादा पूरा करें? आप हट गए और इंडिया की कह रहे हैं आप पूरा करें कश्मीर पे। वो कहेगा भूल जाओ, तुमने तो कर लिया है, अब फिनिश, फॉरगेट इट। दूसरी बात यह है कि आप मुझे बताएं, इस वक्त इजराइल को अगर आप रिकग्नाइज करेंगे तो उसके माने जो उसने किया है गाजा में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ, जिस किस्म के उन्होंने टैक्टिक्स, इनह्यूमन टैक्टिक्स इस्तेमाल किया है, इसको हम रिवॉर्ड कर रहे हैं। ये डिस्पिकेबल टैक्टिक्स को हम रिवॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम एक मेडल दे रहे हैं। हम कह रहे हैं आओ तुम इतने अच्छे हो, हालांकि तुमने ये किया है या इसलिए कि तुमने ये किया है कि हम तुम्हारे को रिकग्नाइज करते हैं। और दूसरी बात मैं अपनी आवाम को बताना चाहता हूं, खासतौर वो लोग जो इंटरनेशनल रिलेशंस में इतना क्लोजली फॉलो नहीं करते हैं, कि सऊदी अरेबिया जिस दिन से वो कायम में आया है, मैं आपको कहता हूं उन्होंने फ़लस्तीनियों को यहूदियों से ज़्यादा नफरत की है। और अगर ये बात नहीं मानते लोग तो एक 7 पेज का एक ख़त है, गूगल करें, अली अब्दुल्ला साले को किंग फैसल, जो सबसे ज़्यादा हमारे ख्याल में इस्लामी प्रो इस्लाम उमा था, ठीक है, उसके खत पढ़ें आप। उस खत में क्या लिखा हुआ है?
लेकिन इमरान साहब, लोग तो अब ये भी बातें करना शुरू हो गए हैं कि इसराइल को अगर हम नहीं भी तस्लीम कर रहे, बाकी सारी दुनिया तस्लीम कर लेगी तो उसे कौन सा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम इमोशनल और एक जो हमारा नजरियाती पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक तरफ रखकर प्रैक्टिकली सोचें तो उल्टा हमें उसको तस्लीम करने से शायद कुछ बेहतर मफादात जरूर हासिल हो सकते हैं। आप समझते हैं कि इस तरह फैसले करने ज्यादा लॉजिकल तरीके से सोच के फैसले करने अभी तक तो जो भी सामने आए ना मामला, तो सबसे जो केस लड़ा गया फ़लस्तीन का, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा केस सऊदीया की तरफ से लड़ा गया, उन्होंने लीड किया, और शाह अब्दुल्ला ने जो प्लान भी था वो उन्होंने पेश किया था। इसलिए सऊदी अरब को बिल्कुल, मैं तो नहीं समझता कि ऑल आउट कर दिया जाए। दूसरी बात आ जाती है अब इस मामले की तरफ, मैं समझता हूँ कि इस पहलू पे डिस्कस करना सबसे अच्छी बात इस पूरे मामले में ये है कि एक तो ये हेल्दी डिस्कशन है जो ज़रूर होनी चाहिए, और ये एक अच्छी बात है। दूसरी ये कि जिस तरह से हमारी हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह से कैटेगोरिकली इस पे अपना मौक़िफ़ दिया है, अल्लाह करे वो तमाम मामलात में इसी तरह से कर दें। बड़ी अच्छी बात है कि खुल के उन्होंने इज़हार किया कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करने जा रहा। अब इस पे वो यू टर्न ना ले लें कल को, ये अलग बात है, क्योंकि वो, लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने इस पे अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया। लेकिन सबीना, हमें ये भी समझना होगा कि ये सारा मामला है क्या। ये मामला इतना आसान नहीं है। यहूदी लॉबी जो हमेशा से इसराइल के लिए काम कर रही है, उसको आप देखें, आपको सारी आपस में अगर आप चीज़ें मिलाने की कोशिश करेंगे तो जंजीर से जंजीर मिलती चली जाएगी। आप ये देखें, अभी जो ईरान में साइंटिस्ट का मामला, उनके जो जोहरी साइंसदान को निशाना बनाया गया, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। मसूदी अली मोहम्मदी थे उनके एक जोहरी सियासतदान, उनको निशाना बनाया गया। माजिद शहरियारी थे, उन्हें कार बम में शहीद कर दिया गया। इसी तरह फरीदू अब्बासी थे उनके, फिर मोहसिन फ़खरीज़ादा थे। यानी ऐसे कई सियासतदान थे 5-6 जिनको पहले भी इस तरह से निशाना बनाया जाता है। को तो भी रिसेंटली किया। हाँ जी, अब और 1990 में जी, और अब ये है कि अब ये हुआ कि अब आप देखें, इवन न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमरीकी अखबार है, उसने लिखा है कि जी 3 जो अहलकार हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के, उनके मुताबिक ये हमला इसराइल ने करवाया, और अभी तक इसराइल की तरफ से इसकी तरदीद नहीं आई की गई। तो ये इसराइल की तरफ से और यहूदी लॉबी की तरफ से ग्रेटर गेम जो है ना, वो एक प्रोवोक किया जा रहा है ईरान को, आपको ऐसा लगता है? खास तौर पे ट्रंप जो हैं वो और इसराइली वज़ीर आज़म, वो ये चाहते हैं, वो प्रोवोक कर रहे हैं ईरान को कि इस तरह से एक ऐसा हो कि ईरान को गलती करे। क्योंकि अब आप देखें, जो बाइडन और उनके जो इवन उनके जो मुतवक्का तौर पे सेक्रेटरी स्टेट हैं, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि अमेरिका 20 जनवरी के बाद ईरान के साथ जो पहले वाला मुआहदा था, जो ओबामा इंतजामिया वाला मुआहदा था, उस पर फिर बात करके उस पर उनसे वो करेगा। अब ये ट्रंप इंतजामिया ये चाहती है कि 20 जनवरी से पहले ईरान कोई ऐसी गलती करे कि इस तरह का रिएक्शन दे कि जिससे उनके लिए ये आसानी पैदा हो जाए कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है उस पे वो उसको टारगेट कर सके। तो इसमें पाकिस्तान अगर इसराइल को तस्लीम कर लेगा तो उन्हें फायदा होगा इस चीज़ का? नहीं, पाकिस्तान सिर्फ इसराइल को तस्लीम करने से ये फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान असल में ऐसी पोजीशन में है कि पाकिस्तान लीड करता है इस्लाम को, वो वाहिद दुनिया की एटमी ताकत भी है, मुस्लिम एटमी ताकत। सऊदी अरब भी उस वक्त तक अगर करना भी चाहे तो पाकिस्तान के बगैर वो उसको तस्लीम नहीं कर सकता। लिहाजा ये सारे जो मामलात हैं, इसलिए भी मैं इस बात पे हिलाली साहब के साथ 100% मुत्तफिक हूँ कि जिस मुल्क पे इसराइल को तस्लीम करने के लिए सबसे ज़्यादा दबाव और प्रेशर होगा वो पाकिस्तान ही है। हिलाली साहब, आपका जो ईरान और इसराइल के मामले पर इमरान साहब ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का इस सारे सिलसिले में क्या किरदार हो सकता है? देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि 1990 में मई में इजराइल ने हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला करने वाला था। उनके प्लेन्स रेड सी के ऊपर से उड़ के अमृतसर में लैंड करना था, रिफ्यूल करके कहूटा को उन्होंने बॉम्ब करना था। हमें यह पता चल गया। रिचर्ड गेट्स आ रहा था बेनज़ीर भुट्टो को मिलने के लिए। उस वक्त वो दौरे पे थी जॉर्डन की, मैं था यमन में। तो मुझे पैगाम आया
अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा कि वो आना चाहता है, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता है, तो कुछ वक्त ये वो करो। बहरहाल मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि 1990 में उनका पूरा इरादा था हमारे पर बॉम्ब करने के लिए, और हमने कुछ नहीं किया था इजराइल को, मगर फिर भी वो आ रहे थे। देखिए ये लोग हैं, उनको समझिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये है कि ये तो 50 दिन है ट्रंप, ट्रंप, सऊदी और इजराइल, इन्होंने कब से ये किया हुआ है कि इन्होंने हर सूरत में, इसलिए देखिए इजराइल को एक चीज मैं जरूर क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने कभी ये बात छुपाया नहीं है। उन्होंने कहा है अनएक्सेप्टेबल है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, और ईरान के पास पॉसिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग न्यूक्लियर वेपन्स हो। और क्या किया, जब IAEA का सरबराह उधर गया ईरान को, 2-3 हफ्ते की बात है, 1 महीने की बात है, उसने वापस आके कहा कि हालांकि ईरान ने कहा है कि भाई अब ये एग्रीमेंट खत्म हो गया है, आप लोग मानते नहीं है, लिहाजा हम नहीं मानते फिर, मगर उसने फिर भी इनरिच यूरेनियम को 3% से ज्यादा नहीं किया, मगर जितना इनरिच यूरेनियम का क्वांटिटी था उनके पास, वो कोई 10% ज्यादा था जितना होना था, माने अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड एग्रीमेंट। तो इजराइल बस दैट्स इनफ, वो काफी है इनके लिए। देखिए मैं आपको वैसे भी देखिए ये तो सवाल बन जाता है ना लाली साहब कि भाई आप क्यों ठेकेदार बने पड़े हैं हर जगह लोगों के साथ पंगे लेने में। अभी तो ये भी खबर थी कि जब ये 27 फरवरी वाला वाकया हुआ था, इंडिया ने जो पाकिस्तान में जेट्स भेजने के लिए वो जो 2-4 दरख्त गिराए थे, उसमें भी है कि जी असिस्टेंस थी इसराइल की पूरी, तो पाकिस्तान के खिलाफ तो अभी भी बाज नहीं आ रहा। इक्विपमेंट दिया था, असल में नहीं इक्विपमेंट दिया था, वो हमारा दुश्मन है भाई, गॉड से, तो हम नहीं इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते। समीना, पाकिस्तान और फलस्तीन की जो है ना बॉन्डिंग आपस में, उसकी तो बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। और आपको याद होगा कि खुर्शीद महमूद कसूरी जिस वक्त वजीर खारजा थे, उस वक्त जब उनकी इसराइली वजीर खारजा से मुलाकात हुई तो उन्होंने तो ये गिला किया था कि आप तो फलस्तीन से ज्यादा, खुद फलस्तीनियों से ज्यादा फलस्तीन का केस लड़ते हैं, और आप तो उनसे बड़े। और अगर हम फलस्तीन को एक साइड पे भी रख के सिर्फ इंडिपेंडेंटली अपने और इजराइल के भी ताल्लुकात का सोचें, तो वही बात है कि वो भी हमारे साथ कितना सिंसियर है, ये भी तो हमें देखना है ना। जहां वो उन्हें मौका मिल रहा है वो तो हमें हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम रिकॉग्निशन से क्या होगा भाई, रिकॉग्निशन से क्या होगा, यही मैं बात आपकी बात में कह रही हूँ। हम और हिंदुस्तान एक को रिकॉग्नाइज करते हैं और 4 जंग लड़ रहे हैं हम, क्या पता नहीं है लोगों को किस किस्म का ख्याल आते हैं ऑनेस्टली। तो फिर हिलाली साहब ये बात बार हो क्यों रही है, हो क्यों रही है? रिकॉग्निशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हो क्यों रही है बार बार ये बात? इसलिए कि आप एक वीक कंट्री हैं, आप एक कमजोर मुल्क हैं, आपकी इकॉनमी तबाहकुन है, आपको जो पैसे दे आप लपक के पैसे लेते हैं, कर्ज लेते हैं। सऊदी अरेबिया का दिमाग में और UAE के दिमाग में उनका बैठा हुआ है कि आपको वो खरीद सकते हैं, कुछ भी कहो आप हाँ कहते हैं। आपके जो सरबराह हैं जो उधर जाते हैं, और आप देखना चाहिए उनको किस तरीके से कहते हैं मुझे एक प्लॉट चाहिए, मैं आपके मुल्क में सेटल डाउन होना चाहते हैं। आप कभी सोच सकते हैं कि उनका क्या एटीट्यूड है? आपके हर जगह हमारे लिए मसला बन जाती है। थर्ड रेट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन बहरहाल अभी तक तो हमें यही सामने बाज़ाहिर नजर आ रहा है, वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस बात पर कमिटेड है कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करने जा रही, और ना ही इस हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है। लेकिन बहरहाल ये बातें जो डिस्कशन में आ रही हैं उसके पीछे पसे पर्दा क्या गेम थी, हमने कोशिश की है कि कुछ बात कर सकें। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कि बढ़ते हुए रेप केसेस को रोकने के लिए जो एक नया ऑर्डिनेंस जारी कर लिया गया, बल्कि मंजूर कर लिया गया हुकूमत की जानिब से, जिसमें मुल्जिम को नामर्द बनाने की तजवीज़, केमिकल कैस्ट्रेशन भी शामिल है, जो वज़ीर आज़म ने जिसका इंदिया भी दिया था। उससे क्या रेप केसेस रुक जाएंगे? बात होगी ब्रेक के बाद। इंसदाद रेप ऑर्डिनेंस मंजूर हो गया। इसकी एक शिक से मैं बात का आगाज करना चाहूंगी कि जिसमें ये कहा गया है कि जी मुल्जिम की रजामंदी से उसको नामर्द किया जा सकेगा, और इसके अलावा दीगर सजाएं भी जो हैं वो तजवीज़ की गई, जिसमें कैद और जुर्माने की सजाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम केस में फांसी की सजा भी है। इमरान साहब, ये कौन सी सजा होती है जो किसी की रजामंदी से हो? ऐसे तो कोई भी नहीं मानेगा कि उसके साथ ये किया जाए। देखिए समीना, कास्ट्रेशन का जो कानून है अमेरिका की कुछ रियासतों में भी है, और उसके अलावा
इंडोनेशिया में, जमहूरिया चेक में, यूक्रेन समेत कई और ममालिक में। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि पाकिस्तान में तो पहले भी सजाए मौत भी है, उसके अलावा उस पर उम्र कैद भी है, आप 25 साल तक सज़ा दे सकते हैं। मामला ये है कि सज़ा होगी तो फिर है ना, आप जो सा मर्जी कानून बना लें, अगर कानून की बालादस्ती नहीं होगी, अगर आप उसको सज़ा नहीं देंगे तो फिर किसी भी कानून के बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। असल उस कानून पे अमल दरामद का है। अगर आपके वहाँ पे कोई भी मुल्जिम हो, वो दरिंदा जो ऐसा फेल करता है, घिनौना काम करता है, उसके लिए किसी किस्म की राहत होनी नहीं चाहिए। इस्लाम में सज़ा का जो तस्वर है वो क्या है? अब तो हम इस्लाम में सजा का तस्वुर ही ये है कि ताकि इस तरह की सजाओं के लोगों को, दूसरों को इबरत हो। मैं ये कह रही हूँ कि अब तो वैसे हमने देखा है कि मीडिया भी पीछे चूंकि लगता है पूरा फॉलो करता है, उसके बाद ना सिर्फ ये कि रेप केसेस के मुजरिमान पकड़े जा रहे हैं बल्कि उन्हें सजाएं भी हुई हैं, और अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत आम लेकिन अभी भी आपको पता है कितने % है सजा का मामला पाकिस्तान में? अभी भी आपको हैरत वो तो खैर हमारी जनरली माशाल्लाह कन्विक्शन की सजा बड़ी वो रेट ही बड़ा कम है। अभी इस वक्त भी 0.3% है आपके यहाँ पे जिनसी दरिंदगी की सजा का तनासुब। आप इस पे क्या बात कर सकते? तो आपको नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? जी लाली साहब, ये बड़ा अच्छा कानून है, हालांकि आपने जो कहा सही है, अगर आप सेंटेंस ना करें, बड़ा अच्छा कानून है। देखिए ये कानून कहता है कि रेप, गैंग रेप और ट्रांसजेंडर रेप वो एक ही फुटिंग पे आ गई है, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात उन्होंने ये कहते हैं कि एक टेस्ट जो होता है, जब औरत कहती है मैं रेप हुई तो एक किस्म का टेस्ट होता है जो बड़ा पुराना, ओल्ड फैशन और बड़ा जालिमाना टेस्ट होता है, उसको उन्होंने निकाल दिया है। अब मॉडर्न टेस्ट होगा। तीसरी बात उन्होंने ये कहा है कि सजाए मौत भी हो सकता है और केमिकल कैस्ट्रेशन भी हो सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। स्पेशल कोर्ट्स होगा रेप के लिए, और भी अच्छी बात है। और जो गवाह आके कहेंगे कि हम रेप मैंने देखा ये वो, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा स्टेट से, ये भी बड़ी अच्छी बात है। बस एक चीज़ रह गई है और वो है कि ये जो बच्चों को जो रेप होते हैं वो जब पकड़ा जाता है, मैं समझता हूँ उसका ज़बान भी काट देना चाहिए, इसलिए कि वो ज़बान है जो उन बच्चों को फुसला के वो ले जाता है टॉफ़ी वॉफ़ी ये वो ख़रीदने के लिए। तो मेरे ख्याल में एक और सज़ा होनी चाहिए कि उसका ज़बान भी काटा जाए, मेरे ख्याल में। लेकिन हिलाली साहब इस पे जरा कमेंट कर दें। हिलाली साहब, अच्छी बात हो। हिलाली साहब कानून बड़ा अच्छा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ताज़ीरात पाकिस्तान में तो और कोई कानून अच्छा नहीं है? बहुत सारे कानून अच्छे हैं। मेरा नुक्ता नज़र सिर्फ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि यहाँ पे कानून तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन अगर आप जितना मर्जी अच्छा कानून बना लें, अगर उस पर अमल नहीं करेंगे, अगर किसी को सजा नहीं होगी तो उसका वो तो फिर हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम का प्रॉब्लम है ना। उसमें तो फिर हमें ओवरऑल ही एक जो इस्लाहात है पूरे सिस्टम की वो लाने की जरूरत है। लेकिन हिलाली साहब ये आप कैसे देखते हैं कि जो मुजरिम है या मुल्जिम है उसी से पूछा जाएगा कि आप उसकी रजामंदी से केमिकल कैस्ट्रेशन हो सकेगी? ये इसमें एक बात है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसलिए रेप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका एक डिजीज होता है। रेप वो चाहते नहीं है मगर अनकंट्रोलेबल है। जो लोग अनकंट्रोलेबल वो खुद समझते हैं, वो समझते हैं कि ये गलत है मगर उनसे कंट्रोल नहीं होता है, अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर वो कहें आपको कि देखिए मैं समझता हूं ये बुरी चीज़ है, मुझे केमिकली ये कुछ करें कि मुझे ऐसे फीलिंग्स ना हो, तो बड़ी अच्छी बात है, कर लें। अच्छा, तो इस चीज़ के लिए ये इसमें शिक रखी गई है। मेरे नज़दीक जो सबसे अहम पॉइंट है ना हिलाली साहब, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया कि ये ऑर्डिनेंस भी पास कर दिया, अभी सजाएं भी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ स्कूलों में, ख़ास तौर पे जो स्कूल्स हैं तालीमी इदारों में, और ख़ास तौर पे इवन जो दीनी मदरसा है हमारे, उनमें भी सब जगहों पे इसकी एजुकेशन भी होनी चाहिए, ताकि ये मुआशरा जो है उसमें अवेयरनेस भी होनी चाहिए और हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। इसके बगैर जो है कोई भी कानून उस तरह से मौसर साबित नहीं हो सकता। नाज़रीन, इसी एंडिंग नोट के साथ आज के प्रोग्राम से आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह।